अगर सक्शन लाइन पे भर भर के आइस आ रहा है, आप देख सकते हैं ये पर्ल का 2 टन का एसी है जो कि R22 पे आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर R22 का है। तो यहाँ पर भर भर के आइस आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? जबकि मैं यहाँ पे आपको एम्पियर दिखाऊं तो अभी 8.1 एम्पियर है, लेकिन ये 12 एम्पियर से ऊपर लेना चाहिए, 13 एम्पियर के अराउंड ये लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 13 एम्पियर के अराउंड लेना चाहिए, लेकिन 8 एम्पियर ले रहा है। क्यों? क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है अभी और मौसम एकदम टेम्परेचर डाउन है, अभी आउटसाइड का एम्बिएंट टेम्परेचर डाउन है। लेकिन इस सक्शन लाइन पे आइस क्यों आ रहा है? आप देखिए, भर भर के अभी थोड़ा कंप्रेसर ट्रिप हुआ था तो थोड़ा कम हो गया है आइस, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद पूरा भर जाएगा आइस। और मैं प्रेशर अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर देखिए 60 का प्रेशर है, यानी कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सही है। R22 है, ये नवंबर का महीना चल रहा है और एम्बिएंट टेम्परेचर डाउन है, फिर भी 60 का प्रेशर है। यहाँ पर 60 का प्रेशर है, तो इसमें रीज़न क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता तो हम इसको मानते कि हो सकता है कि गैस का प्रेशर कम हो, लेकिन डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। अगर मैं पकड़ के देखूँ, इसको बताऊँ मैं आपको, डिस्चार्ज लाइन नॉर्मल है, जैसा रहना चाहिए वैसा है। लेकिन सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है, देखिए सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है। धीरे धीरे भी थोड़ी देर में कंप्रेसर थोड़ी देर पहले ट्रिप हुआ था, इसलिए अभी कम हो गया है। इसे एक बार पिघल करके देखिए, ये वाटर है ना, नीचे पिघल करके गिरा है पानी, इसलिए अभी थोड़ी देर के बाद और भी ज़्यादा आइस भर जाएगा। तो इसका रीज़न जो है, अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 40 का प्रेशर होता, 30 का प्रेशर होता, तो इसमें सक्शन लाइन की जगह पे डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता। डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता है तो हम समझते हैं कि गैस कम है, गैस का प्रेशर लो होने की वजह से डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है। लेकिन अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो इसके कई रीज़न होते हैं, इसको भी एक एक करके समझ लीजिए कि क्या क्या रीज़न होते हैं अगर डिस्चार्ज सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो। अब यहाँ पर प्रेशर भी सही है, प्रेशर आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखा दूँ, देखिए 50 से ऊपर प्रेशर है, 60 का प्रेशर है ये। तो इसमें जो रीज़न है, एक तो होता है कि इंडोर में कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा डस्टी होगा, उसके वजह से सक्शन लाइन पे आइस आता है। और जो मेन रीज़न होता है ना, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। ख़ास करके वही रीज़न होता है अगर एयर कंडीशनर बहुत पुराना हो जाता है। ये एसी बहुत पुराना हो चुका है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में। इंडोर का, अगर हम इंडोर का कूलिंग कॉइल गंदा है, डस्टी है, तो उसके वजह से भी सक्शन लाइन पे आइस आता है। अगर फ़िल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसके वजह से भी आइस आता है सक्शन लाइन पे, ये हो गया। उसके बाद होता है कि ब्लोअर की स्पीड अगर कम है, इंडोर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडोर में ब्लोअर की स्पीड अगर कम है तो भी आइस जमता है। इस तरह से भर भर के सक्शन लाइन पे आइस आता है, डिस्चार्ज पे नहीं। डिस्चार्ज पे अगर आता है तो एक ही रीज़न होता है उसका, कि समझ लीजिए कि गैस का प्रेशर कम है, उसके वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो एयर फिल्टर चेक करना है, कूलिंग कॉइल चेक करना है, ब्लोअर की स्पीड चेक करनी है, और ब्लोअर के फिन्स टूटे तो नहीं हैं, ये चेक करना है आपको। तो इंडोर तो हो गया। और एसी चलते हुए फिर आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आउटडोर का फ़ैन मोटर स्लो चल रहा हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये स्लो नहीं चल रहा है, बिल्कुल अपनी स्पीड में फास्ट चल रहा है। आउटडोर का फ़ैन मोटर चेक करना है। अब यहाँ पर कंडेंसर आपको चेक करना है, कंडेंसर गंदा तो नहीं है। तो कंडेंसर थोड़ा गंदा है, उतना गंदा नहीं है लेकिन थोड़ा गंदा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर बहुत ज़्यादा गंदा है ना तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर ऊपर है टॉप में, ऐसे इसको ऐसे मारेंगे, देखिए मैं मार रहा हूँ अभी, तो सामने से धूल अगर बहुत ज़्यादा फेंक रहा है तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा गंदा है। देखिए कुछ नहीं धूल फेंक रहा है, मतलब जितना गंदा है इतने में कोई दिक्कत नहीं, इतने में चलता है। जितना गंदा है ये उतना गंदा नहीं है कि सक्शन लाइन पे बहुत ज़्यादा आइस जमा रहा हो। तो ये रीज़न नहीं है इसका जो रीज़न है ना, इसका जो मेन रीज़न है, कूलिंग कॉइल में, कंडेंसर में ऑयल चोकिंग है। इसके वजह से ये सक्शन लाइन पे इतना ज़्यादा भर भर के आइस आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ना, थोड़ा सा अगर गैस का प्रेशर मारा जाए तो ये आइस पिघलता, मेल्ट होता है। लेकिन अभी देखते हैं मेल्ट होता है कि नहीं। ये 50 का प्रेशर है। कुछ लोग
के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो गैस कम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइव प्रूफ मैं आपके सामने दिखाऊंगा भी। गैस का प्रेशर छोड़ूंगा तो भी ये आइस नहीं जाएगा। अगर होता है कभी कभी कि आइस चला भी जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से आइस इस तरह से फ्रास्ट होने लगता है थोड़ी देर के बाद। और देखिए नीचे पानी टपका हुआ है एकदम, क्योंकि ये जब कंप्रेसर बंद हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, तो ये आइस मेल्ट हो करके नीचे गिर रहा है। तो इसके वजह से भी देखिए मैं गैस का प्रेशर डालता हूँ, फिर देखते हैं कि आइस मेल्ट होता है कि नहीं। कुछ लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हो सकता है कि गैस कम हो, इसकी वजह से सक्शन लाइन पे आइस आता है। अगर सक्शन लाइन पे इस तरह से आइस आ रहा है तो गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर आप चेक कर लें। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि अगर सक्शन लाइन पे बहुत ज़्यादा आइस जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा आइस जमा हुआ है, तो आप गैस चार्ज करने की कोशिश ना करें। पहले आइस को मेल्ट करें, एक बार कंप्रेसर बंद करें, एसी को बंद करें, फिर स्टार्ट करें थोड़ी देर के बाद, जब तक कि आइस मेल्ट ना हो जाए। फ़िलहाल तो अभी मैं इसको चालू किया हूँ, थोड़ी देर हुआ, क्योंकि ट्रिप हुआ था कंप्रेसर, तो मैं गैस छोड़ूंगा। तो कभी भी ऐसा ना करें। अब लास्ट में मैं बताऊंगा वही कि जो मेन प्रॉब्लम होता है पुराने एसी में। अभी मैं गैस को छोड़ता हूँ। ये देखिए अभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आइस मेल्ट हो जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। लेकिन नहीं, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है इसका, कि आप थोड़ा सा गैस डालें। देखिए मेल्ट हो रहा है कैसे, इधर प्रेशर जा रहा है और इधर आइस धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है। देखिए अभी देखिए मैं गैस को थोड़ा बंद करूं, नहीं तो फिर गैस ज़्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है अभी गैस चार्ज करने का। इसमें मेल्ट तो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं प्रेशर डालूँ। देखिए दिखाने के लिए मैं डालता हूँ प्रेशर, ठीक, मैं आपको दिखाने के लिए मैं प्रेशर डालता हूँ। और आइस को देखते हैं मेल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है। लाइव प्रूफ आप देख लीजिए। अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो गैस चार्ज करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। गैस को हमने छोड़ा, जा रहा है गैस, अभी आइस यहाँ पर मेल्ट होगा। फ़िलहाल गैस मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तब तक गैस हमारा 80-90 के प्रेशर के आसपास चला जाएगा, तो गैस हम नहीं चार्ज करेंगे। इसके मेन फॉल्ट की बात करेंगे, इसमें ऑयल चोकिंग है। ऑयल चोकिंग है, एक और प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो हमें चेक करना है कि इसका पंपिंग क्या है, पंपिंग फेल तो नहीं है। तो पंपिंग चेक करने के लिए कैसे चेक करना है। 60 का प्रेशर है, तो यहाँ पर अगर 9 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है तो समझ लीजिए कि पंपिंग फेल नहीं है, इसका पंपिंग सही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एम्पियर की, तो यहाँ पर देखिए 8.5 एम्पियर ले रहा है। नवंबर का महीना चल रहा है, अभी टेम्परेचर डाउन हो चुका है, ठंडक का अभी समय है, तो इसे हम मानेंगे कि ये एम्पियर सही है। 8.5 एम्पियर ले रहा है और 10 एम्पियर दोपहर के टाइम में 9-10 एम्पियर लेने लगेगा, तो एम्पियर सही है और प्रेशर भी सही है। प्रेशर के हिसाब से एम्पियर भी सही है, तो हम समझ लीजिए कि कंप्रेसर का पंपिंग बिल्कुल सही है, पंपिंग फेल नहीं है। पंपिंग फेल कैसे पहचानते हैं हम, अगर मानिए कि ये 8.5 एम्पियर ले रहा है ना, अगर यही एम्पियर, ये 60 का प्रेशर है यहाँ पर, और एम्पियर आपका 3-4 एम्पियर लेता, तो समझ लीजिए कि पंपिंग डाउन है, बिल्कुल पंपिंग फेल है। अब चोकिंग को कैसे चेक करेंगे। चोकिंग को चेक करना मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। चोकिंग चेक करने के लिए डिस्चार्ज लाइन में लगाएंगे। डिस्चार्ज लाइन अगर बहुत ज़्यादा कम आता है तो समझ लीजिए, अब R22 है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये हमारा लाइन ख़राब है। चलिए कोई ना, मैं सिलेंडर से निकाल के दिखाता हूँ आपको, लेकिन दिखाऊँगा ज़रूर। ये हमने निकाल दिया सिलेंडर में से। अब इसका हम चेक कर लेते हैं कि ये चोकिंग कैसे पता चलता है। अच्छा, इसी से हो जाएगा, पहले देख लीजिए आप। मैं ये बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मीटर ख़राब है हमारा। दोनों मीटर नहीं लगाएंगे, हाई प्रेशर गेज है। अब इस गेज को हम सक्शन लाइन में लगाए ना, इसको निकाल करके हम डिस्चार्ज में लगाएंगे। तो डिस्चार्ज में R22 का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 से 350 PSI होता है। तो अभी देखते हैं कि कितना है। अगर कम आ रहा है तो समझ लीजिए चोकिंग है। तो यहाँ से हम इसे निकाल देते हैं।
ये हमने सक्शन से निकाल दिया। सक्शन का वाल हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये डेड नट हम बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम डिस्चार्ज प्रेशर चेक करेंगे कि डिस्चार्ज प्रेशर कितना है इसका। हाई प्रेशर गेज है, 500 PSI तक है ये, अब देख सकते हैं। और इसमें केवल 200 PSI 250 PSI है, तो इससे हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये हम हाई प्रेशर गेज लगाएंगे डिस्चार्ज लाइन में। अब डिस्चार्ज प्रेशर हम उसका नहीं चेक कर सकते जिसमें वो ये पिन वाल्व नहीं लगा होता है, लेकिन इसमें डिस्चार्ज में भी और सक्शन में भी पिन वाल्व लगा हुआ है। तो इसे हम डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ से चेक करते हैं। ये डिस्चार्ज में हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 110 PSI बता रहा है, मतलब कि 100% श्योर है कि ये चोकिंग है सिस्टम। देखिए ऑयल भी आ रहा है ना कितना ज़्यादा, 100% श्योर है कि ये चोकिंग है सिस्टम। चोकिंग की वजह से ये सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है। अब इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसको कंडेंसर को अलग और कूलिंग कॉइल को अलग फ्लश करना पड़ेगा नाइट्रोजन से, या फिर लिक्विड डाल करके आपको फ्लश करना पड़ेगा, तभी इसका जो 100% सोल्यूशन होगा ना, वही इसका सोल्यूशन है, तभी ये सक्शन लाइन का जो आइस है वो जाएगा। अब देखिए सक्शन लाइन पे आइस आता है तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है, थोड़ी देर चलता है, कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, लेकिन कूलिंग में थोड़ा दिक्कत करता है ना, इसके वजह से सक्शन लाइन पे आइस आता है। धीरे धीरे आइस जमते जमते कूलिंग कॉइल तक पहुंच जाता है। इसके वजह से ये आइस नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आइस आ रहा है तो समझ लीजिए चोकिंग है। चोकिंग को आप समझ लीजिए फिर से। सक्शन लाइन को हमने लगाया था, सक्शन लाइन में 60 का प्रेशर है, आपने देखा। अब 60 का प्रेशर है तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर R22 का 250 से 350 PSI तक होना चाहिए, लेकिन इसका प्रेशर कितना है 110 PSI। आप देख सकते हैं ये 110 PSI है इसका डिस्चार्ज प्रेशर, जो कि पतले पाइप में लिक्विड लाइन में हमने लगाया है। डिस्चार्ज लाइन में देखिए, डिस्चार्ज लाइन में हमने लगाया है, तो इसका प्रेशर जो बता रहा है 110 का। R22 है रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर लिखा होगा R22, यहाँ पर देखिए R22। इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है ये 250 से 350 PSI होता है, लेकिन 110 PSI बता रहा है, यानी कि 100% ये चोकिंग है सिस्टम। इसका कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर निकालना पड़ेगा और कंडेंसर को अलग फ्लश करना पड़ेगा लिक्विड डाल करके, और कूलिंग कॉइल को अलग फ्लश करना पड़ेगा लिक्विड डाल करके, और आप चाहे नाइट्रोजन से या फिर R410 से इसको फ्लश करें, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तभी ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम। और फ्लश कैसे करना है लिक्विड डाल करके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही था। काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो लोग समझ गए होंगे उनके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो अभी मैं वीडियो को बंद करना चाहूँगा, और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।